मेवाड़ की कैपिटल चित्तौड़। मेवाड़ की कैपिटल चित्तौड़ थी, है ना। मेवाड़ का जो युद्ध हुआ वो कब हुआ? 1303। अलाउद्दीन खिलजी और राणा राणा रतन सिंह कौन से वंश के? सिसोदिया वंश के, है ना। रानी का नाम? कितनी हजार रानियों ने? 16,000, है ना। और जौहर किया। दिल्ली डायनेस्टी का पहला शासक जिसने कैश में सैलरी दी, नगद, घोड़ों पर दाग लगवाया, अलाउद्दीन खिलजी ने। अली गुरसप, दिल्ली का वृद्ध शासक, जलालुद्दीन खिलजी। इक्ता प्रथा, इल्तुतमिश, है ना। और दिल्ली सल्तनत में जो सरकारी भूमि या गवर्नमेंट लैंड होती थी उसको क्या कहते हैं? खालसा। क्या कहते हैं? खालसा। चले, ठीक। आज फ्राइडे है ना। एमपी का टॉपिक है हमारा। किसका टॉपिक है? एमपी का, है ना। और एमपी के टॉपिक में लास्ट टाइम हमारा चल रहा था वेनगंगा। क्या चल रही थी? वेनगंगा। वेनगंगा, वेनगंगा रिवर हमारी चल रही थी। कौन सी गंगा? वेनगंगा। और बाबू वेनगंगा भी पढ़ लिए थे, पढ़ लिए थे। ध्यान रखो पढ़ाई पे। चलिए, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था कि जो वेनगंगा रिवर है ये गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। किसकी ट्रिब्यूटरी है? गोदावरी। क्लियर। मध्य प्रदेश में टोटल 6 रिवर सिस्टम है। कितने रिवर सिस्टम है? 6। उसमें से एक है गोदावरी रिवर सिस्टम। मध्य प्रदेश में ऐसी बहुत सी ट्रिब्यूटरीज है जो गोदावरी में मिलती है। किसमें मिलती है? गोदावरी। तो मध्य प्रदेश से पानी की आपूर्ति कौन सी नदी में होती है? गोदावरी। क्लियर। इसी में आती है वेनगंगा। कौन आती है? वेनगंगा। जब लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपसे एक दो बात कही थी और मैंने आपसे कहा था कि सिवनी के परसवाड़ा के पठार से कौन निकलती है? वेनगंगा। कहा था। सिवनी कौन सा पठार? परसवाड़ा। और सिवनी बालाघाट में बहते हुए ये कहां चली जाती है? महाराष्ट्र। कहां चली जाती है? महाराष्ट्र। ये कौन सी नदी है? वेनगंगा। इसका डायग्राम में पिछली बार बनवा चुका था। वेनगंगा, ठीक है। परसवाड़ा पठार, परसवाड़ा पठार कौन से पठार से? परसवाड़ा पठार। आपसे पूछेगा परसवाड़ा पठार कहां पे आता है? सिवनी। कहां पे आता है? सिवनी। फिर मैंने आपसे कहा था एक नदी है पेंच। कौन सी नदी? पेंच। छिंदवाड़ा से निकलती है। कहां से निकलती है? और महाराष्ट्र में जाके किसमें मिलती है? वेनगंगा में। और पेंच नदी एक नेशनल पार्क से निकलती है, पेंच नेशनल पार्क। पेंच नेशनल पार्क सिवनी और छिंदवाड़ा 2 जिलों में फैला हुआ है। कौन से 2 जिलों में? सिवनी और छिंदवाड़ा। इसका नया नाम है प्रियदर्शनी नेशनल पार्क। क्लियर है। देखते जाओ, ये बना चुका था। फिर बैतूल से एक और रिवर निकलती है, वर्धा। बोलो यार, कौन सी निकलती है? वर्धा। बैतूल से एक और रिवर निकलती है, इसका नाम क्या है? वर्धा। वर्धा रिवर कहां से निकलती है? बैतूल से। और महाराष्ट्र में जाके ये किसमें मिल जाती है? वेनगंगा में। तो वेनगंगा और वर्धा का जो संगम होता है उसे क्या कहते हैं? प्राणहिता। क्या कहते हैं? और अब ये नदी किस नाम से आनी जाती है? प्राणहिता। और ये प्राणहिता के नाम से किसमें मिल जाती है? गोदावरी। किसमें मिल जाती है? गोदावरी। गोदावरी कौन सी खाड़ी में गिरती है? बंगाल की, द गल्फ ऑफ बंगाल, है ना। बंगाल की खाड़ी में गिरती है। साउथ इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? गोदावरी, है ना। 1465 किलोमीटर की लेंथ है इसकी। वृद्ध गंगा गोदावरी, दक्षिण की गंगा गोदावरी, और अगर मैं कहूं साउथ इंडिया की गंगा कावेरी। ये ध्यान रखना, गोदावरी केवल साउथ की गंगा है,
और अगर आपसे पूछे साउथ इंडिया की गंगा तो कावेरी। क्लियर? इतना डायग्राम हमने पिछली बार देखा था। अब दो चीज और देख लीजिए और इस टॉपिक को खत्म कर दीजिए। बालाघाट का नाम सुना है? क्यों नहीं सुनोगे, सुनोगे इसे। बालाघाट में वेनगंगा नदी एक वाटरफॉल बनाती है। क्या बनाती है? वाटरफॉल। और इसका नाम है गांगुलधारा जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? गांगुलधारा जलप्रपात। जब कोई नदी किसी पर्वत से नीचे की ओर गिरती है तो वो जो आकृति बनाती है उसे हम क्या कहते हैं? वाटरफॉल। तो गांगुलधारा वाटरफॉल वेनगंगा नदी बनाती है और ये वाटरफॉल जहां पर बनता है वो जगह कौन सी है? बालाघाट। कौन सी है? बालाघाट। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? बालाघाट मध्य प्रदेश का ऐसा जिला है जो दो स्टेट से बॉर्डर बनाता है, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र, ठीक है। अब मैंने कहा गांगुलधारा वाटरफॉल बन गया। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज कि जब आप वेनगंगा नदी को देखोगे तो सिवनी में इस पर संजय सरोवर बांध है। कौन सा बांध? संजय सरोवर। कहां पर है? सिवनी में। किस पर है? वेनगंगा। क्लियर? इसकी एक सहायक नदी है, इसका नाम है बावनथड़ी। क्या नाम है? बावनथड़ी। बावनथड़ी किसकी सहायक नदी है? वेनगंगा की। किसकी है? वेनगंगा की। बावनथड़ी नदी पर एक प्रोजेक्ट है, इसे कहते हैं बावनथड़ी प्रोजेक्ट। क्या कहते हैं? बावनथड़ी प्रोजेक्ट या परियोजना। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये परियोजना दो राज्यों के बीच है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। इस परियोजना से कितने राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? दो। क्यों? क्योंकि इरिगेशन या सिंचाई, सिंचाई का पानी इस परियोजना से मिल रहा है, तो महाराष्ट्र भी लाभान्वित हो रहा है और मध्य प्रदेश का बालाघाट लाभान्वित हो रहा है बावनथड़ी से। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, बावनथड़ी नदी पर राजीव डैम है। कौन सा डैम? राजीव डैम। और ये डैम बालाघाट में है। कहां पर है? बालाघाट। क्लियर है? तो हमने क्या देखा? गांगुलधारा वाटरफॉल कौन बना रहा है? वेनगंगा। कहां बना रही है? बालाघाट। बावनथड़ी किसकी ट्रिब्यूटरी है? वेनगंगा। उस पर कौन सा डैम है? राजीव डैम। संजय सरोवर डैम किस पर है? वेनगंगा। कहां पर है? सिवनी। परसवाड़ा का पठार कहां पर है? सिवनी। क्लियर बात? किसी को कोई डाउट? तो ये हमारा पूरा नदी तंत्र क्या हो गया? पूरा हो गया। अगर कहे वेनगंगा किस ओर आती है? दक्षिण की ओर। किस ओर आती है? दक्षिण की ओर। क्लियर है बात? बढ़े आगे। तो ये हमारा जो नदियों वाला टॉपिक क्या हो गया? पूरा हो गया। अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश से रिलेट करता हुआ। हमारा अगला टॉपिक है, क्या तारीख है? 30 है ना? कितनी है? 30। चलिए अगला टॉपिक लेते हैं। नदियों में आपको जब भी डाउट है आप मुझसे पूछ लें। अगला टॉपिक लेते हैं मध्य प्रदेश में जैव विविधता। एक महीना आपको महत्वपूर्ण जो भी टॉपिक पढ़ाए जाए उन पे आप फोकस करें, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कुछ चारा भी नहीं है। जितने नए लोग हैं कोशिश करें जितना ज्यादा, अगर आप क्लास से जुड़े हैं तो जो आपको करवाया जा रहा है उस पर अच्छी तरीके से क्या करें? फोकस करें। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। चलिए हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश में जैव विविधता। अब मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से। जैव विविधता को कहते हैं बायोस्फेस। क्या कहते हैं? बायोस्फेस। देखो, जब किसी क्षेत्र में, बिल्कुल आराम से समझना, पीडीएफ ग्रुप में आ जाएगी और फिर इसको आप अपनी कॉपी में क्या कर लेना? नोट कर लेना। देखो, जब किसी क्षेत्र में बहुत सारी असंख्य वनस्पतियां पाई जाती है और जीवों का निवास होता है, तो वर्तमान में ऐसी जगहों को संरक्षित करने की पहल चल रही है कि ऐसी जगहों को क्या किया जाए? संरक्षित किया जाए, ताकि
उन वनस्पतियों को बचाया जा सके और उन जीवों को क्या किया जा सके, बचाया जा सके। क्या दोनों को बचाने की आवश्यकता है? क्यों? ताकि हमारे पर्यावरण का, इन्वायरमेंट का संतुलन क्या रहे, बना रहे। क्लियर है बात? इसलिए हम वनस्पति और जीवों को बचाने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। इसी के संबंध में मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में 2001 में, सन महत्वपूर्ण है, हमने कौन सा विभाग गठित किया? जैव विविधता विभाग, द डिपार्टमेंट ऑफ बायोस्फेयर। क्लियर है? इसकी हमने स्थापना की। मध्य प्रदेश में ऐसे स्थानों को चिन्हित करना जहां पे जैव विविधता स्थल होने की क्या हो सकती है, संभावना हो सकती है। कौन से होंगे उनकी चर्चा हम करेंगे। तो उद्देश्य क्या है? जैव विविधता को क्या करना, संरक्षित करना। ठीक। मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड, अब बोर्ड अलग है, विभाग अलग है, इसकी स्थापना हमने की थी 11 अप्रैल 2005। ये सुझाव देगा सरकार को, क्या देगा, सुझाव, कि किस तरह से मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो बायोस्फेयर के क्षेत्र में क्या कर सकती है, काम कर सकती है। बोर्ड क्या देगा, सुझाव। क्लियर? दूसरी चीज, और जब ये बोर्ड की मीटिंग होगी तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, मुख्यमंत्री। कौन करेगा, मुख्यमंत्री। फिर मध्य प्रदेश जैव प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना भी कब की गई, 2005 में। कब की गई, 2005। फिर इको पर्यटक बोर्ड, इसकी स्थापना कब की गई, 12 जुलाई 2000। मतलब ये सारी चीजें जो सरकार कर रही है, सरकार का उद्देश्य है कि जैव विविधता को क्या करना, बढ़ावा देना। फिर हम देखें मध्य प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण के संबंध में मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 23 सितंबर 1974 को की है। क्यों भैया? क्योंकि प्रदूषण से कहीं ना कहीं पर्यावरण क्या होता है, प्रभावित होता है। तो क्या जैव विविधताएं प्रभावित भी होंगी? होंगी। इसलिए मध्य प्रदेश में इसकी स्थापना कब की गई, 23 सितंबर 1974। ये तो फैक्चुअल चीज है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में 2 जैव विविधता विरासत स्थल, कैसे स्थल है, विरासत स्थल, ये मध्य प्रदेश के, किसके, मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश सरकार ने घोषित किए हैं। पहला है आपका पातालकोट, और पातालकोट कहां आता है, छिंदवाड़ा। और दूसरा है नरो पहाड़, ये कहां पर है, सतना। अगर आपने मध्य प्रदेश को अच्छे से देखा है और मध्य प्रदेश की आप बात कर रहे हैं, तो छिंदवाड़ा की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, छिंदवाड़ा, और मैं छिंदवाड़ा में किसकी बात करूं, पातालकोट को, तो मुझे पता है इस पातालकोट में एक शेड्यूल ट्राइब रहती है, भारिया। कौन सी, भारिया। पातालकोट में कौन सी जनजाति निवास करती है, भारिया। पढ़ाया था। कौन सी जनजाति, भारिया। 3 सबसे पिछड़ी जनजाति, पिछड़ी, ये क्वेश्चन पिछली बार भी आया था। 3 सबसे पिछड़ी जनजाति कौन सी है, बेगा, सहरिया, बेगा, सहरिया, बहारिया। क्या तीनों जनजातियां मध्य प्रदेश में मिलती है, मिलती है। तो हमारा जो एक मध्य प्रदेश का जैव विविधता स्थल है, बायोस्फेयर है, वो पातालकोट है। और यहाँ पे कौन सी शेड्यूल टाइप रहती है, भारिया, भरनोती इनकी लैंग्वेज है। लैंग्वेज कौन सी है, भरनोती। मध्य प्रदेश में टोटल 46 टाइप की शेड्यूल ट्राइब है। कितनी है, 46। अगर कहा जाए मध्य प्रदेश में कितनी जनजातियां, 46। और मैंने आपको जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था तो मैंने कहा था एसटी के संबंध में जो कमीशन बनता है, एसटी आयोग बनता है, इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में, 338A। किसमें है, 338A। तो ये मध्य प्रदेश के 2 जैव विविधता क्या है, विरासत स्थल है। किसने घोषित किए, मध्य प्रदेश। अब सुनना, मध्य प्रदेश में 3 जैव विविधता आरक्षित क्षेत्र है। इनको हम कह सकते हैं बायोस्फेयर रिजर्व, बायोस्फेयर रिजर्व। अब सुनना, ये 3 जो बायोस्फेयर रिजर्व आपको देख रहे हैं, पहला कौन सा है, पंचमढ़ी, आचान कमार और पन्ना।
ये भारत सरकार द्वारा घोषित किए गए। किसके द्वारा? भारत सरकार। हमारे देश में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। कितने? 18। 18 में से 12 बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को की सूची में शामिल है। किसकी सूची में? यूनेस्को। और यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? पेरिस में। 18 में से 12 किसमें? यूनेस्को की सूची में। और उन 18 में से 3 कहां पर है? मध्य प्रदेश। देखो, हमने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया। कौन सा अधिनियम? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। कब बनाया? 1986 में। जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, किस लोगों को कुछ अजीब सा लग सकता है, क्या करो, तैयारी पहली बार हो तो ऐसा ही होता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, संरक्षण अधिनियम, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, इंग्लिश में कहते हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। अब मेरी बात सुनना, मैंने ये कहा कि इसे छाता कानून कहते हैं। कौन सा कानून? छाता कानून। क्यों कहते हैं छाता कानून? क्योंकि ये कानून जैव विविधता को बचाता है, जीवों को बचाता है। तो बचा रहा है तो कहीं ना कहीं रक्षा कर रहा है या नहीं कर रहा? कर रहा है। अभी बारिश का मौसम है या नहीं? जैसे ही तुम निकले, बारिश स्टार्ट हो गई, क्या खोलोगे? छाता। तो छाता बारिश से रक्षा कर रहा है ना। तो वैसे ही ये किसकी रक्षा कर रहा है? जैव विविधता की। और किसकी कर रहा है? जीवों की। तो इसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है, इसे छाता विधान भी कहा जाता है। कौन सा विधान कहा जाता है? छाता विधान। क्लियर है? अब जब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आ गया तो भारत सरकार एक्टिव हुई और इस समय हमने हमारे जैव विविधता वाले स्थलों को चिन्हित करना, संरक्षित किया, शुरू किया। और इसी में भारत का पहला जो जैव विविधता स्थल निकला वो था नीलगिरी की पहाड़ी। किसकी पहाड़ी? नीलगिरी की पहाड़ी। किसकी पहाड़ी? नीलगिरी की पहाड़ी। ये भारत का पहला जैव विविधता वाला स्थल है, या मैं ये कह सकता हूं ये भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। पहला बायोस्फीयर रिजर्व या पहला जैव विविधता स्थल किसका है? भारत का। कौन सा है? नीलगिरी की पहाड़। और अगर आप भारत को जानते हो और नहीं जानते तो कोई बात नहीं, तो आप देखोगे भारत में ये पहाड़ियां जो हैं ये 3 राज्यों में फैली हुई है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। कर्नाटक, कौन सी पहाड़ियां? नीलगिरी। कौन सी पहाड़ियां? नीलगिरी। और इसी पहाड़ी पे आपका ऊंटी बसा है। कौन बसा है? ऊंटी। आपसे पूछा जाए ऊंटी कौन सी पहाड़ी पर है? नीलगिरी। क्यों जाते हैं लोग ऊंटी? घूमने। क्यों घूमने जाते हैं? हिल स्टेशन। क्या देखने जाते हैं हिल स्टेशन पे? पहाड़। पहाड़ देखने जाते हैं और नेचर, तरह तरह की वनस्पतियां, है ना। और वहां जाके फोटो शूट करवाते हैं, है ना, करवाते हैं। डीडीएलजे के शाहरुख खान बनते हैं, है ना। ऐसा होता है। जाइएगा कभी, मैं तो नहीं गया कभी, फालतू काम है। चलिए, तो मैंने ये कहा कि मध्य प्रदेश भारत का पहला जो है वो कौन सा है? नीलगिरी की पहाड़ी। ये कब बना? जब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आ गया। कब आ गया? 1986 में। अब इसी के बाद मध्य प्रदेश के 3 स्थलों को हमने जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया। अब बहुत ध्यान से सुनना, पंचमणि इस सूची में शामिल हुआ 99 में। कब शामिल हुआ? 99 में। क्लियर? 99 में 6 जोड़ दो, नहीं आता जोड़ना। 2005 अचान कमार शामिल हुआ 2005 में। अभी कितना जोड़ा था? 6। 6 के बाद क्या आता है? 7। 7 जोड़ दो, 2012। 2012 में कौन शामिल हुआ? पन्ना। कौन शामिल हुआ? पन्ना। मैंने ये कहा कि पंचमणि
भारत के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की सूची में कब शामिल हुआ? 99 में। आचान कमार 2005 और पन्ना 2012, ये भारत की सूची में। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये तीनों स्थल जो है ना, ये यूनेस्को की सूची में भी शामिल है। किसकी सूची में? यूनेस्को। और भारत के कितने स्थल है? 12, और 12 में तीनों हमारे कहां के? मध्य प्रदेश। कहां के? मध्य प्रदेश। पंचमढ़ी यूनेस्को की सूची में शामिल हुआ 2005 में। कब शामिल हुआ? 2005 में। आचान कमार शामिल हुआ 2012 में। कब शामिल हुआ? 2012 में। और पन्ना का क्षेत्र शामिल हुआ 2020 में। कब शामिल हुआ? 2020। तो पंचमढ़ी 1999 और 2005 कैसे कंपैरिजन करेंगे कि पंचमढ़ी जो है भारत के जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की सूची में 1999 में शामिल हुआ, यूनेस्को की सूची में 2005 में। आचान कमार 2005 में भारत की सूची में शामिल हुआ, यूनेस्को में 2012 में। पन्ना भारत की सूची में 2012 में शामिल हुआ और यूनेस्को में 2020। क्लियर? ऐसे इसको ध्यान रखना। ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन व्यापम की फितरत रही है, वो पूछता है। व्यापम इस मामले में मोगेम्बो से भी बड़ा विलन है। क्लियर? उसका नाम व्यापम है। क्या नाम है उसका? व्यापम। ठीक, वो कहां से क्वेश्चन लाता है तो इसको ध्यान रखेंगे। रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज के पंचमढ़ी आपको पता है, गए होंगे आप कभी, नहीं गए तो कोई बात नहीं, उसके लिए पैसा चाहिए, तो पैसे के लिए नौकरी चाहिए। पंचमढ़ी आता है होशंगाबाद। कहाँ आता है? होशंगाबाद। पंचमढ़ी आता है होशंगाबाद में। और हम सभी जानते हैं होशंगाबाद का नया नाम क्या है? नर्मदापुरम। ठीक है, तो पंचमढ़ी होशंगाबाद में आता है। और आप सभी जानते हो पंचमढ़ी एक पर्वत पर बसा है, महादेव पर्वत। पंचमढ़ी कौन से पर्वत पर है? महादेव। और देखो किसी को समझ में नहीं आया ना तो ऐसे हाथ खड़ा करके बोल देना, सर मेरा क्वेश्चन है, सर इधर उधर घूम के थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, तो आप बोल देना है ना, ऐसा डरने की बात नहीं है। चलिए, मैंने ये कहा कि पंचमढ़ी जो है वो महादेव माउंटेन पर है। कौन सा माउंटेन? महादेव। जब भविष्य में आप जाएंगे, शादी के बाद जाए या भविष्य में बच्चों को लेके जाए, फोटो खिंचवाएं, तो मुझे याद करना कि सर ने बोला था कि हम कौन से पर्वत पर खड़े हैं? महादेव। ये महादेव माउंटेन जो है ये किसका भाग है? सतपुड़ा। सतपुड़ा पर्वतमाला किसका भाग है? सतपुड़ा पर्वतमाला। ये सतपुड़ा पर्वतमाला का भाग है। सतपुड़ा माउंटेन रेंज के अंतर्गत आता है महादेव माउंटेन। क्लियर? सतपुड़ा माउंटेन रेंज 4 राज्यों में है। कितने राज्यों में? 4। मध्य प्रदेश को अच्छे से देखा है? देखा है नहीं देखा? देखा। मध्य प्रदेश का छोटा भाई छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से महादेव पर्वत छत्तीसगढ़ से सतपुड़ा माउंटेन रेंज स्टार्ट होती है। कहां से? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का बड़ा भाई मध्य प्रदेश। कौन है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के दक्षिण में महाराष्ट्र। कौन है? महाराष्ट्र। और मध्य प्रदेश के पूर्व में गुजरात। तो बोल दो कौन से राज्य? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। फिर बोल दो। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात। याद हो गए? इन 4 राज्यों में सतपुड़ा माउंटेन रेंज है। कौन सी माउंटेन है? सतपुड़ा माउंटेन। और इसी में एक आता है महादेव माउंटेन, ये पंचमढ़ी में है। पंचमढ़ी इसी पर बसा है। और यहीं पे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, कौन सी? धूपगढ़। कौन सी है? धूपगढ़। तो हमने देखा ये पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है। आचान कमार आता है अमरकंटक में। कहां पे आता है? और आप सभी महानुभाव जानते हो अमरकंटक आता है अनूपपुर में। कहां पे आता है? अनूपपुर में। लेकिन ये 2 राज्यों में फैला है। अनूपपुर देख लो, अनूपपुर से छत्तीसगढ़ की सीमा लग रही है। तो आचान कमार 2 राज्यों में फैला हुआ है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। क्लियर?
आचान कमार कितने राज्यों में? 2। कौन कौन से? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। पंचमढ़ी कितने राज्यों में? 1। कौन सा? मध्य प्रदेश। और तीसरा है हमारा पन्ना, है ना। तो पन्ना में हमें एक नेशनल पार्क देखने को मिलता है, पन्ना, और इसी के अंतर्गत जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, कौन सा? पन्ना। तो चलो, मध्य प्रदेश ने कितने जैव विविधता स्थल घोषित किए? 2, पातालकोट और नरोपार। भारत सरकार ने जो जैव विविधता स्थल घोषित किए हैं वो कुल कितने? 18। यूनेस्को में 12, मध्य प्रदेश में 3। पहला पंचमढ़ी, आचान कमार और पन्ना। क्लियर है? किसको बचाओगे? जैव विविधता। जैव विविधता में वनस्पति और जीव। हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको बचाने के लिए ये सब सारी चीजें क्या है? जरूरी है। जैसे आप देखते हो कोई जीव विलुप्त होता है तो सरकार कोशिश करती है, विश्व के संगठन कोशिश करते हैं कि उस जीव को क्या किया जा सके? बचाया जा सके। टाइगर को बचाते हैं। क्यों बचाते हैं टाइगर को? टाइगर तो हमको नहीं बचाता। आया ना? टाइगर बचाएगा कि चल अम्मत आना, आज तो आ गया तू, अम्मत घुसपैठ करना आ गया है तो बस आ जा, अब तो आ गले लग जा, ऐसा बोलेगा? वो तो बोलेगा नहीं बोलेगा। तो जब वो हमको नहीं बचाता तो हम उसको क्यों बचाएं? क्योंकि हमें पारिस्थितिकी तंत्र को क्या करना है? मैनेज करना है। हाँ या ना? तो इसीलिए जब भी किसी जीव की प्रजाति कम होती है तो हम उसको क्या करते हैं? बचाने का प्रयास करते हैं। हमने टाइगर को बचाया इसलिए मध्य प्रदेश में टाइगर क्या है? ज्यादा। हमने तेंदुए को बचाया इसलिए मध्य प्रदेश में तेंदुए क्या है? ज्यादा। हमने बारहसिंगा को बचाया इसलिए मध्य प्रदेश में बारहसिंगा क्या है? ज्यादा। हमने लोमड़ी को बचाया इसलिए मध्य प्रदेश में लोमड़ी क्या है? ज्यादा। हमने घड़ियाल को बचाया इसलिए मध्य प्रदेश में क्या है? घड़ियाल ज्यादा। सारे जानवर कहां पर है या नहीं? राष्ट्रीय उद्यान में मिलेंगे। अब आपका समझ रहा हूं, मैं आपका थोड़ी कह रहा, मैं तो उनका कह रहा हूं। क्लियर है? टाइगर में नंबर 1 मध्य प्रदेश, तेंदुए में नंबर 1, लोमड़ी में नंबर 1, बारहसिंगा में नंबर 1। आपका जब आएगा तो आपका बोलिए। चलिए आगे देखते हैं, आगे हम चलते हैं। इप्को, इसको पकड़ लो ना। इप्को, जिसे पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना 1980। बेटा ये फैक्चुअल है पर ये याद करना पड़ेगा, सन याद करना पड़ेगा। अगर एक भी नंबर का आगे और हमें आता हो तो हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है यार, ये पढ़ा है अपन। क्लियर है? और मैं कह रहा हूं आप कांस्टेबल में ना 75+ नंबर ले आओ आप, तो बस 75+। सर प्लस कितना? जितना तुम जा सको 75 ले आओ। आपको कोई मेरिट नहीं रोकेगी, चाहे आप किसी भी कैटेगरी को, इतने नंबर ले आओ। क्लियर है? अब कोई सोचे सर लवारे क्या इतने, तो मत बैठ फिर यहां, और क्या बोलूं मैं, बैठो यहां। चलिए, वन अधिनियम, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, ये अंग्रेजों के समय आया था। कब? 1927। और मध्य प्रदेश ने इसको लागू किया 1 नवंबर 1973। कब लागू किया? 1 नवंबर 1973। क्वेश्चन बनेगा, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो 1927 में आया, मध्य प्रदेश ने इसको कब लागू किया? 1 नवंबर 19। अच्छा बताओ 1 नवंबर को ही क्यों लागू किया? स्थापना दिवस है किसका? मध्य प्रदेश कब बना? 1 नवंबर 1956। क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता अधिनियम जो 2002 में आया। कब आया? 2002। इसे भारत सरकार ने बनाया। किसने बनाया? भारत सरकार। और भारत सरकार अधिनियम किसकी सहायता से बनाती है? संसद। किसकी सहायता से? संसद। मध्य प्रदेश में 21 नवंबर 2014 को लागू हुआ। कब लागू हुआ? 21 नवंबर 2000। ये याद कर लेना कि मध्य प्रदेश में कब लागू हो रहा है। क्लियर है? एक दो बार पढ़ोगे चीजें ध्यान रह जाएगी। याद करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता जीएस में कि फटाक से आंसर आ जाए। 4 ऑप्शन आते हैं ना, तो अगर हमें ध्यान होगा तो ऑप्शन से आंसर क्या होगा? निकल जाएगा। बस वही चाहिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि ऐसा याद करो कि नींद में भी ध्यान रखना है। 4 ऑप्शन मिलेंगे, उससे हम क्या करेंगे? निकाल लेंगे। क्लियर? अब देखते हैं अगला इसी में, आपदा प्रबंधन संस्थान। 1984 में मध्य प्रदेश में एक सबसे बड़ी त्रासदी होती है
उसे कहते हैं भोपाल गैस त्रासदी। क्या कहते हैं? भोपाल गैस त्रासदी। ठीक। भोपाल में एक कारखाना था यूनियन कार्बाइड। कौन सा कारखाना? यूनियन कार्बाइड। इस कारखाने से एक गैस का रिसाव होता है, एमआईसी। कौन सी? एमआईसी। क्लियर है? इस जहरीली गैस के रिसाव से भोपाल में तबाही मच जाती है, कई लोग मारे जाते हैं। क्लियर है? तो उस समय मध्य प्रदेश में इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए त्वरित सहायता कैसे की जाए, इसके लिए कोई संस्थान नहीं था कि क्या करें, अब आपदा आ गई तो। इसीलिए मध्य प्रदेश ने इस घटनाक्रम के बाद एक संस्थान की स्थापना की और नाम क्या दिया? आपदा प्रबंधन संस्थान। आपदा बेटा दो तरह की हो सकती है, एक प्राकृतिक आपदा और एक मानव जनित आपदा, है या नहीं? आपने सिगरेट पीते हो ना, जिसने वो सबसे पहले पीता है, उसको डर है कि पता चल गया सर को, नहीं मुझे नहीं पता। ठीक। आग लग गई, आग कैसी आपदा है? मानव जनित। भूकंप प्राकृतिक, बाढ़ प्राकृतिक। तो किसी भी आपदा से निपटने के लिए मध्य प्रदेश में हमने आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना की। इसकी स्थापना कब हुई? 1987। और इसका हेडक्वार्टर हमें देखने को कहां मिलता है? भोपाल। क्लियर? भोपाल गैस त्रासदी मध्य प्रदेश की पहली आपदा। इस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे अर्जुन सिंह। जब भोपाल गैस त्रासदी हुई उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह। क्लियर? ध्यान रखना। जब वो एक महिला डाकू थी फूलन देवी, जब फूलन देवी ने आत्मसमर्पण किया उस समय मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह। याद रहेगा। उज्जैन त्रासदी, उज्जैन त्रासदी कब हुआ? उज्जैन में 1996। नहीं तो लोग के उज्जैन में क्या हो गया? 1996 में शायद अमावस्या का दिन था, भयंकर भीड़ के कारण महाकालेश्वर मंदिर में भगदड़ मच गई थी। कौन से मंदिर में? महाकालेश्वर में। आज जो आप कहते हो ना, अरे यार बहुत घुमा दिया है, बहुत लंबा रास्ता कर दिया, वो इसीलिए किया कि श्रद्धालुओं को ऐसी किसी परेशानी से गुजरना ना पड़े। और मैं आपको दावे से कहता हूं उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में जितना सुरक्षित और इतना अच्छा मैनेजमेंट है, उतना अच्छा मैनेजमेंट कहीं भी नहीं है। इस घटनाक्रम के बाद उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में ऐसा कोई घटनाक्रम नहीं हुआ। इतनी सिक्योरिटी और इतना अच्छा व्यवस्थित से ये लोग दर्शन करवाते, इससे अच्छा आपको दूसरी जगह कहीं नहीं देखने को मिलेगा। आप किसी भी स्टेट में चले जाओ, इतने अच्छे तरीके से आपको मैनेज करके दर्शन करवाते, फिर भी आप चिढ़ते हो, अरे ऐसा कर दिया ने वैसा कर दिया। ठीक, क्योंकि आप फ्री हो तो आप बोलोगे, आप काम करते थोड़ी बोलोगे, आप फ्री हो। चलिए, तो 1996 में कौन सी त्रासदी हुई थी? उज्जैन त्रासदी। कब हुई थी? 1996। जो आदमी फ्री होता है वही फालतू बात करता है, जिसका काम धंधे होते हैं उसको इतना फुर्सत नहीं कि वो बात करे। चलिए, उज्जैन जब त्रासदी हुई थी 96 में, तो एक जांच आयोग गठित किया गया था। नाम क्या था? कृष्ण जांच आयोग। और इस समय हमारे मुख्यमंत्री थे माननीय दिग्विजय सिंह। कौन थे? दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री रहे जो 2 बार मुख्यमंत्री बने, 10 सालों तक रहे। और अब तो उनका रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया हमारे मामा जी ने, शिवराज सिंह चौहान। चलिए, तो उज्जैन त्रासदी के संबंध में कौन सा आयोग गठित हुआ था? कृष्ण जांच आयोग। ये ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन व्यापम पूछता है। चलिए, अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश झील संरक्षण प्राधिकरण, एमपी स्टेट लेक संरक्षण अथॉरिटी। झील को क्या कहते हैं? लेक प्रोटेक्शन अथॉरिटी। इसकी स्थापना हुई है 2004 में। इसका मुख्यालय कहां पर है? भोपाल। झीलों का क्या करना? संरक्षण करना। अब देखो, मध्य प्रदेश में रामसर स्थल, ये रामसर क्या है सर? देखो 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ। रामसर कन्वेंशन। बेटा बात मत कर, नहीं तो सहेली की नौकरी लगना ही है। अपन उसको देखते रहेंगे और मिठाई खाएंगे और घर पे पूरे ही करेंगे। पढ़ती तो थी नहीं, कैसे हो गई ये? और ये रामसर ईरान में है। कहां पर है? ईरान में। और ये आर्द्र भूमि को बचाने के लिए हुआ था। कैसी भूमि? आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि को इंग्लिश में कहा जाता है वेटलैंड। क्या कहा जाता है? वेटलैंड। अब मेरी बात सुनना सर, वेटलैंड क्या होती है? ऐसी भूमि
जो वर्ष के 6 से 7 महीने जल के अंदर रहती है और बाद में धीरे धीरे जब जल का स्तर कम हो जाता है तो क्या आ जाती है, बाहर आ जाती है। और इस भूमि पे हमें कई प्रकार की क्या देखने को मिलती है, वनस्पति। ऐसी भूमि को क्या कहते हैं, आर्द्र भूमि। क्या कहते हैं, आर्द्र। वरना तुम कहते हो सर हमारे यहाँ खाल भी है, वो खाल में जब पानी खत्म हो जाता है तो भूमि क्या आ जाती है, ऊपर आ जाती है। उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। तो आर्द्र भूमि को बचाने के संबंध में 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ। ये रामसर ईरान में आता है। कहां पे आता है, ईरान। ये रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत विश्व की सभी आर्द्र भूमि को बचाने का काम किया जाता है। विश्व की कैसी भूमि, सभी आर्द्र भूमि। और आपको पता है 2 फरवरी को, बोलो कितनी फरवरी, 2 फरवरी। ऐसे मैं जानता हूं फरवरी आपका अच्छा महीना है, मुझे तो ऐसा कोई लगाव नहीं है फरवरी से। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। क्लियर। तो वेटलैंड को बचाने के लिए, आर्द्र भूमि समझ में आ गई आपको क्या है। आर्द्र भूमि को बचाने के लिए 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ। कहां हुआ, ईरान में। चलो ईरान की राजधानी बोलो, तेहरान। ईरान की राजधानी तेहरान। अब रामसर की जो सूची है, इस सूची में वर्तमान में पूरे भारत के 75 स्थल है। कितने स्थल है, 75। और इन 75 में मध्य प्रदेश के कितने, 4। कितने, 4। मध्य प्रदेश का पहला है भोज वेटलैंड। कहां पर है, भोपाल। ये रामसर की सूची में कब शामिल हुआ, 2002। अब आपसे पूछ लिया मध्य प्रदेश का पहला स्थल जो रामसर की सूची में शामिल हुआ वो कौन सा है, भोज वेटलैंड। क्लियर। दूसरा है यशवंत सागर। ये कहां पर है, इंदौर। कब शामिल हुआ, 2022। फिर कौन सा है, सिरपुर। ये कहां पर है, इंदौर। कब शामिल हुआ। और फिर चौथा है आपका सांक्य सागर झील। ये कहां पर है, शिवपुरी। और ये भी कब शामिल हुआ, 2022। तो 75 स्थल भारत के हैं। 75 में से 4 किसके हैं, मध्य प्रदेश। सर पहला कौन सा था जो शामिल हुआ, तो पहले 2 स्थल हैं। एक है उड़ीसा की चिल्का झील। उड़ीसा की कौन सी झील, चिल्का झील। और केवलादेव घाना कहां पर है, ये राजस्थान। ये 2 ऐसे स्थल हैं जो सबसे पहले रामसर की सूची में क्या हुए, शामिल हुए। अब कितने, 75। मध्य प्रदेश के 4। पहला भोज, दूसरा यशवंत, तीसरा सिरपुर, चौथा सांक्य सागर। मध्य प्रदेश में झील संरक्षण प्राधिकरण का मुख्यालय भोपाल। स्थापना 2004। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी। आर्द्र भूमि मतलब वेटलैंड, जो 6-7 महीने पानी के अंदर फिर बाहर, और उस पर क्या देखने को मिलती है, वनस्पतियां। क्लियर। एक बार इसको पूरा देख लो, फटाफट बता देना। चलिए, मध्य प्रदेश में जैव विविधता विभाग कब बना, 2001। मध्य प्रदेश में जैव विविधता बोर्ड कब बना, 11 अप्रैल 2005। मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश जैव प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना, इको पर्यटन बोर्ड की स्थापना। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 23 सितंबर 1974। मध्य प्रदेश में 2 जैव विरासत स्थल कौन से, नरो पहाड़ कहां पर है, सतना। मध्य प्रदेश में कितने जैव विविधता आरक्षित क्षेत्र हैं, 3। पहला आचान कमार, सन दोनों के याद रखना, ये भारत की सूची में और ये यूनेस्को। पर्यावरण नियोजन समन्वय संगठन की स्थापना 1981। पंचमढ़ी कौन से पर्वत पर है, महादेव पर्वत। महादेव पर्वत कौन सी माउंटेन रेंज का हिस्सा है, सतपुड़ा। सतपुड़ा माउंटेन रेंज कितने राज्यों में, 4। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। पातालकोट में कौन सी जनजाति, भारिया। कौन सी, भारिया। भारतीय वन अधिनियम 1927 मध्य प्रदेश में कब लागू हुआ, 1 नवंबर 1973। जैव विविधता अधिनियम 2002 मध्य प्रदेश में कब आया, आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब की गई। आपदा प्रबंधन संस्थान कौन से घटनाक्रम के बाद स्थापित हुआ, भोपाल त्रासदी। भोपाल त्रासदी कब हुई, भोपाल त्रासदी के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री फूलन देवी के आत्मसमर्पण के समय अर्जुन सिंह। कौन थे, अर्जुन सिंह। बोला करो पीछे वालों, कब तक पीछे।
कभी आगे भी आओ, पीछे वालों की थ्योरी बड़ी अजीब है। चलिए, उज्जैन त्रासदी कब हुई? 96। कौन सा आयोग बना? कृष्ण जांच आयोग। या एमपी लगा लेना, कृष्ण जांच आयोग, नहीं तो कृष्ण जी भी माफ नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश में जल संरक्षण प्राधिकरण 2004, मुख्यालय भोपाल। रामसर कन्वेंशन कहाँ हुआ? ईरान। कब हुआ? 1971। रामसर कन्वेंशन में भारत के वर्तमान में स्थल 75, मध्य प्रदेश के 4, मध्य प्रदेश का पहला भोज, फिर यशवंत, सिरपुर, और लास्ट के 3 2022, भोज 2002। क्लियर? ये आपका ये वाला टॉपिक क्या हो गया? समाप्त। क्लियर है? चलिए, इसी में मैं आपको स्पोर्ट्स, उसी में मैडम, उसी में टाइप किया कुश्ती, है ना? कुश्ती की बात चल रही थी हमारी, इसको हटाना पड़ेगा। चलो, ये मैं आपके ग्रुप में शेयर कर देता हूं पहले, फिर हम डेली एक खेल को देख रहे हैं। हमने बैडमिंटन देख लिया, हमने टेबल टेनिस देख लिया। अरे देखा या नहीं देखा? चलो, टेबल टेनिस का दूसरा नाम किसका राष्ट्रीय खेल है? चाइना का। जितने भी नए लोग स्कैन कर लो बेटा, या साथ वालों से पीडीएफ ले लो, है ना? अभी लिखने का काम नहीं हो सकता क्योंकि समय कम है, हमें टॉपिक ज्यादा करने हैं। जो भी नए हैं स्कैन कर लो मोबाइल से, या किसी साथ वाले से, आपका कोई अच्छा मित्र हो जो चाहता है आपका भी चयन हो जाए, लेकिन उसके साथ हो, अकेले ना हो, तो उससे ले लेना। हटा दूं? ग्रुप में पीडीएफ आ गई होगी, नहीं तो साथ वाले से ले लेना, ठीक? और पीडीएफ घर पे लिखना भी सही, क्योंकि लिखा हुआ क्या रहता है? याद रहता है, वरना पीडीएफ तो आती जाती रहती है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर आप सीरियस हो, पढ़ाई नहीं हो तो कोई बात नहीं, बेरोजगारों की भीड़ में आपको कोई पूछने वाला है भी नहीं, आप ये भी सोच लो। 1% लोगों का सिलेक्शन होता है। कितना परसेंट? 1%। इस क्षेत्र में 1% लोगों की ही जॉब लगती है। यहाँ रेट ऑफ सिलेक्शन बहुत कम है इस क्षेत्र में, तो या तो बेरोजगार रहिए या देख लीजिए। तो पीडीएफ से अगर आप लिखते हैं तो चीजें आपको क्या रहती हैं? याद रहती है। ठीक है सर, आप सीधा कह देते हो तो आप मेरे रिश्तेदार हो जो उल्टा बोलूं मैं आपको? सीधी सी बात है, आपके चीज सिलेक्शन के लिए आए हो तो सीधा बोल दिया कि भैया करोगे तो होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। चलिए, आज हम कुश्ती देख रहे हैं। जैसे हमारा खेल वाला सेगमेंट पूरा होगा, मैं कल्चर लूंगा। क्या लूंगा? कल्चर, शास्त्रीय संगीत, कौन किससे रिलेट करता है, लेकिन ये टॉपिक के बाद में होगा, हर टॉपिक के लास्ट में 5-10 मिनट। चलिए, और हमें आज बात करनी है कुश्ती की। किसकी बात करनी है? कुश्ती की। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, कुश्ती की बात करती, कुश्ती से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं हमारी एग्जाम में, है ना? इसको तो नहीं भी लिखोगे, पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा आपका। चलिए चलिए, कुश्ती जो है ईरान का राष्ट्रीय खेल है। किसका खेल है? ईरान का। दूसरी बात है, कुश्ती ओलंपिक में, देखो ओलंपिक प्रत्येक कितने साल में होता है? 4 साल। अगला ओलंपिक है 2024, कहां पर है? पेरिस। 2024 में ओलंपिक पेरिस में। पेरिस कहां पे आता है? फ्रांस। क्लियर है? लास्ट कब था? टोक्यो 2020 में था, पर हुआ कब? 21 में। तो 1904 में ओलंपिक में शामिल हुआ कुश्ती। आपसे पूछेगा कुश्ती ओलंपिक में किस वर्ष शामिल हुआ? 1904। भारत को कुश्ती में पहला पदक केडी जाधव ने दिलवाया। किसने दिलवाया? केडी जाधव। और ये कांस्य पदक था। कांस्य पदक मतलब ब्रॉन्ज मेडल। कौन सा मेडल? ब्रॉन्ज मेडल। कब दिलवाया? 1952। भारत ने ओलंपिक में कुश्ती में पहला पदक केडी जाधव ने दिलवाया था। ये कुश्ती के खिलाड़ी हैं। दिल्ली में इनके नाम पर स्टेडियम है। कहां पर है? दिल्ली में। जहां आपको समझ में नहीं आया बोल देना। 2008 में बीजिंग ओलंपिक में, बीजिंग कहां पे आता है? चाइना। सुशील कुमार ने कांस्य पदक जीता। कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक।
यहां से कुश्ती का स्वर्णिम काल भारत का आरंभ होता है, क्योंकि भारत अब कुश्ती में बहुत लंबे समय बाद पदक जीता था। 2012 लंदन ओलंपिक में सुशील कुमार ने क्या जीता? रजत पदक। तो देखो सुशील कुमार ने 2008 में भी जीता और 2012 में भी जीता। 2 लगातार ओलंपिक में पदक जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी हैं सुशील कुमार, और दूसरी खिलाड़ी है पीवी सिंधु। लेकिन महिलाओं में पहली पीवी सिंधु, पुरुषों में पहली। ये बात मेरी समझ में आ गई, क्योंकि पीवी सिंधु ने 2016 और 2020 में जीता। इन्होंने कब जीता? 2008-2012। अब 2012 के लंदन ओलंपिक में हमारे एक और खिलाड़ी योगेश्वर दत्त ने क्या जीता? कांस्य पदक। उस समय कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। बढ़े आगे। 2016 में साक्षी मलिक ने रियो ओलंपिक में क्या जीता? कांस्य पदक। अभी साक्षी मलिक जी का नाम बहुत हाईलाइट था, जंतर मंतर पे धरना चल रहा था। तो मान लीजिए पुलिस में क्वेश्चन कुश्ती पे आएगा ही आएगा। क्लियर? चलिए, साक्षी मलिक जी ने जीता था 2016 में, और ये रियो ओलंपिक था। कौन सा ओलंपिक? रियो। विश्व का सबसे शोरयुक्त शहर रियो डी जेनेरो, ये साउथ अफ्रीका में। कहां पर है? साउथ अफ्रीका। 2020-21 टोक्यो ओलंपिक में रवि दहिया ने सिल्वर मेडल। रवि दहिया ने कौन सा? सिल्वर। और ये अभी बैठे थे धरने पे बजरंग पूनिया, इन्होंने क्या जीता? कांस्य पदक। इनका नाम भी ध्यान रखना, अभी बैठे थे धरने पे। विश्व कुश्ती फेडरेशन का मुख्यालय कहां पर है? स्विट्जरलैंड। और मैंने कहा है स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है? बर्न। क्या है? बर्न। भारतीय कुश्ती संघ, मुझे लगता है क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि ब्रजभूषण सिंह जो इसके चेयरमैन है, उन्हीं के खिलाफ धरना हो रहा था, तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन आना चाहिए। भारतीय कुश्ती संघ की स्थापना कब हुई? 1958। और इसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली। और इसके अभी तक चेयरमैन थे, शायद उनको हटा दिया है, ब्रजभूषण सिंह, है ना? हटाया नहीं हटाया एक बार देख लेंगे। ब्रजभूषण सिंह इनके चेयरमैन थे। इनको हटाने के लिए धरना हो रहा था कि इन पे FIR की जाए, है ना? कुश्ती के खेल की अवधि कितने मिनट की है? 5 मिनट की। कुश्ती की 2 शैलियां हैं, फ्री स्टाइल और ग्रीक रोमन। फ्री स्टाइल और ग्रीक रोमन किसकी शैलियां हैं? कुश्ती की। एक बार पढ़ोगे याद रहेगा, इसलिए पढ़ लेना, नजरअंदाज ना करें, नौकरी आपको लेनी। कॉमनवेल्थ गेम्स, जैसे ओलंपिक 4 साल में होते हैं, उसी तरह कॉमनवेल्थ भी कितने साल में? 4 साल। अभी 2022 में कॉमनवेल्थ हुआ था, कहां हुआ था? सर हमको क्या पता। 2022 में कॉमनवेल्थ हुआ था बर्मिंघम में। कहां हुआ था? ये बर्मिंघम कहां था? लंदन। और 2026 में कहां होगा? ऑस्ट्रेलिया। बहुत बढ़िया। 2026 में कहां होगा? ऑस्ट्रेलिया। क्या होगा? कॉमनवेल्थ। क्लियर? कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला पदक कुश्ती में राशिद अनवर ने दिलाया था। किसने दिलाया था? राशिद अनवर। तो देखो ओलंपिक में कुश्ती में KD यादव ने दिलाया, और कॉमनवेल्थ में किसने दिलाया? राशिद अनवर। मैं आपको कॉमनवेल्थ और ओलंपिक भी अलग अलग एक दिन पढ़ा दूंगा। कुश्ती में पहला अर्जुन पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? अर्जुन पुरस्कार। किसको मिला? उदय चंद। अब देखो अर्जुन पुरस्कार खेल पुरस्कार है, हाँ या ना? अर्जुन पुरस्कार की स्थापना, किसकी स्थापना? अर्जुन पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई है। कब हुई है? 1961। आज भारत का जो सर्वोच्च खेल सम्मान है, बताओ वो कौन सा है? सर्वोच्च खेल सम्मान बोलो यार। वो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? मेजर ध्यान। इसका पुराना नाम क्या था? राजीव गांधी। अच्छा, मेजर ध्यानचंद किसके खिलाड़ी रहे? हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद। ये मेजर जो ध्यानचंद है, इनका जन्म दिवस 29 अगस्त। कौन सा है? 29 अगस्त। और 29 अगस्त को भारत में मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल युवा दिवस कोई बोला क्या? राष्ट्रीय खेल दिवस। अच्छा, 6 अप्रैल को कौन सा दिवस है? विश्व टेबल टेनिस दिवस। और मेजर ध्यानचंद ने ओलंपिक में 101 गोल किए। कितने गोल किए? 101। किसमें किए? ओलंपिक में। 1928 ओलंपिक, 32 ओलंपिक और 36 ओलंपिक।
इन्हें हॉकी का क्या कहा जाता है? जादू। तो इतनी चीजें आप किसमें याद कर लेंगे? कुश्ती में। किसमें कर लेंगे? कुश्ती में। कल या परसों में मैं खेल का टॉपिक समाप्त कर दूंगा और आपका कल्चर का टॉपिक ले लूंगा। किसका ले लूंगा? कल्चर का। जितने भी खेल आ चुके, मेरे ख्याल से 7वां या 8वां खेल है जिसको हमने पढ़ा है ना? तो आप कौन सा है? 7वां। इस किससे बेटा? बॉक्सिंग। वो कुश्ती नहीं है, वो बॉक्सिंग है। पीडीएफ देखो आ गई क्या? कि नहीं आई? ये वाली नहीं, दूसरी वाली, पहली वाली आ गई। हाँ तो बोलो ना, ऐसा आ गई। ये क्लोज कर दो। चलिए कुश्ती वाला सेगमेंट भी आपको मैं ग्रुप में डाल